हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है भारत के संविधान में इम्पोर्टेंट आर्टिकल को लेकर। हम अपने इस वीडियो में आज भारत के संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ज़्यादा लंबा ना हो तो इसीलिए शॉर्ट में लेकर चलेंगे सभी आर्टिकल्स को, एक एक पॉइंट लेकर उसमें से एक एक पॉइंट को बताकर, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके और आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना जा सके, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग है। सभी को लगता है कि आर्टिकल रटना काफ़ी मुश्किल है, मुझे भी लगता है लेकिन याद हो जाते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने से। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी याद कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। और आज आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में 1 से लेकर 395 तक जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको लेकर चलूँगा। और आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा लाभदायक वीडियो रहेगा, ना कि इंटरटेनमेंट के ज़रिए से। और आप चाहो तो इस वीडियो के साथ में आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और मैं जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल बोलूँ उनको आप नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में रिवाइज कर सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो मैं अपने इस वीडियो को शुरू करने वाला हूँ यहीं से। तो आज आपको पता है कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं, और अगर ए बी सी को मिला लें तो जैसे कि 4A या जितने भी अदर हैं तो 25 हो जाते हैं, और आर्टिकल 395 तक हैं, और अगर ए बी सी को मिला लें तो 460 के आसपास तक हो जाते हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है आर्टिकल वाला, लेकिन हम मानते हैं कि 460 के आसपास है। तो मैं अपने तो भाग 1 जो कि संबंधित है संघ एवं राज्य से, संघ एवं राज्य क्षेत्र से, तो अपनी बात को यहीं से शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहला ही आर्टिकल जो आ जाता है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ जाता है कि भारत के संविधान में कि आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये एक लाइन दी गई है भारत के संविधान में कि भारत राज्यों का संघ होता है। ये कई बार सवाल भी आ जाता है कि भारत राज्यों का स्पेस है, मतलब भारत राज्यों का क्या है, संघ है या समूह है या संगठन है। ऐसे कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं, तो आप इसीलिए मैंने यहाँ पे संघ शब्द का इस्तेमाल किया है। और वहीं आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। नए राज्य कैसे बनेंगे, कैसे एंट्री होगी, उससे संबंधित है आर्टिकल 2। और उसके बाद में जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, कई बार जी इसका प्रयोग आप लोग देख ही रहे होंगे, खासकर यूपी में कई बार कई क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन कर देते हैं, नाम में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 3 में दी गई है। उसमें कहा गया है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। सीमाओं में परिवर्तन करने का क्या अर्थ है, जैसे कि दो राज्य, थोड़ी दूसरे राज्य की सीमा को काट लिया गया, एक दूसरे राज्य की सीमा को काट लिया गया, या उनकी सीमाओं में इधर से उधर कर दिया गया, उधर से इधर कर दिया गया, या दोनों राज्यों की सीमाओं को काट कर एक नया राज्य बना दिया गया है। इस बात की चर्चा कही गई है, आर्टिकल 3 में कही गई है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। और बात करते हैं अगले भाग पर, वो जो संबंधित है नागरिकता से संबंधित, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसकी चर्चा दी गई है। नागरिकता, उसके बाद में भाग 3 में आता है, वहाँ पे आ जाता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है, फंडामेंटल राइट्स की। ये राइट्स वे होते हैं जो राज्यों से मुझे मिले हैं, हमने राज्यों से छीने कि नहीं मुझे दो, ये राज्य मुझे दो। राज्य कहता नहीं नहीं नहीं, स्वतंत्रता नहीं देंगे, नहीं हमें दो,
ये है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये नकारात्मक है। ये कई बार सवाल पूछ देता है बड़े एग्जामों में, जो खासकर यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम यूपीएससी जैसे लेवल के, यहाँ पूछ जाता है कि मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो आप कहेंगे ये नकारात्मक है क्योंकि मैंने राज्य से छीने हैं। उसके बाद में जो अधिकारों की बात की जाए तो मूल संविधान में इसमें 7 अधिकार थे, लेकिन अब 6 रह गए हैं। आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था, उसको यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सवाल आ जाता है कि आर्टिकल 300A में किस बात की चर्चा की गई है। तो आप कहेंगे कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। जब हटे थे तो उसके साथ में 31 था, उसके साथ में एक था संपत्ति का अधिकार में जिसकी चर्चा की गई थी, वो था 19(1)(f। उसको भी यहाँ से हटा दिया गया था। आपको पता है कि समानता का अधिकार है, इस समय समानता का अधिकार है जो कि 14 से लेकर 18 तक इसकी बात की चर्चा की गई है। उसके बाद में 19 से 19, 20, 21, 22 यह संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है, और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, इसकी बात की चर्चा की गई है। उसके बाद में 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद में और 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधी बात की गई है। आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ से सवाल आ जाता है कई बार, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वहाँ से आ जाता है कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अनटिचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। और वहीं आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो कहा गया है कि उपाधियों का अंत से संबंधित है आर्टिकल 18। और आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, राइट टू फ्रीडम देता है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है, बात करते हैं। और आर्टिकल 24 क्या कहता है, बताओ जल्दी से। आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम प्रतिबंध, मतलब बच्चों को ऐसी जगह पर काम पे नहीं लगाया जा सकता जहाँ पे उनकी जान के लिए खतरा हो। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, जहाँ प्रचार प्रसार से संबंधित बात की गई है। आर्टिकल 27 कहा गया है टैक्स से संबंधित है, टैक्स कर से संबंधित है। आर्टिकल 32 जहाँ पे बताया गया कि रिट जारी करने, अगर कोई किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार खंडित होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये हो गए इम्पोर्टेंट। और हाँ, एक सवाल यहाँ से आ जाता है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आर्टिकल 32 हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल से। यहाँ पे देखो, इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो बहुत ही आसानी होगी याद करने में भी और समझने में भी। अब देखते हैं, जैसे केंद्र में होता है वो राष्ट्रपति होता है और वहीं राज्य में होता है वो राज्यपाल होता है। इन दोनों के आर्टिकल में थोड़ा सा अंतर है। कितना अंतर है, जैसे कि आपने सुना होगा कन्यादान, 101 रुपये दे दिए, कन्यादान हो गया। बस इनके राष्ट्रपति और राज्यपाल के आर्टिकल्स में 101 का अंतर है। इसका क्या मतलब हुआ, राष्ट्रपति की बात है जो आर्टिकल 52 में कही गई है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें 101 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 153। और 153 में बात कही गई है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा राज्यपाल का पद होगा। और फिर पीछे आते हैं, राष्ट्रपति की ओर आते हैं। राष्ट्रपति की आर्टिकल 53 में कही गई उसकी शक्ति एवं कार्य क्या है, आर्टिकल 53 में कहा गया है। फिर 101 जोड़ दीजिए, इधर आ जाइए राज्यपाल के लिए। राज्यपाल के लिए 154 में कहा गया है कि उसकी शक्ति एवं कार्य क्या है। फिर राष्ट्रपति 54 में कहा गया उसका निर्वाचन कैसे होगा। उसके बाद 155 में कहा गया, इधर 101 जोड़ दीजिए, राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होगा। ये हो गए तीनों आर्टिकल, राष्ट्रपति के 3 आर्टिकल हो गए और 3 राज्यपाल के हो गए। उधर 52, 53, 54, इधर 153, 154, 155, ये 3 आर्टिकल इधर हो गए, 3 उधर हो गए। आशा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद एक आर्टिकल आता है 61, जिसमें कहा गया, उसमें महाभियोग की चर्चा की गई, राष्ट्रपति के ऊपर कैसे महाभियोग लाया जाएगा, इसकी चर्चा की गई 61 में। जितने भी आर्टिकल्स को हम इतनी शॉर्ट से पढ़ रहे हैं
और इनको मैं विस्तार से जब भी समय मिलेगा मैं क्लास इनको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। महाभियोग कैसे लगाया जाता है, कब लाया जाता है, उसके लिए क्या शर्तें हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से विस्तार से अपने एक अगले वीडियो में उसकी चर्चा की करेंगे। इसके बाद में एक आर्टिकल आ जाता है कि 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की सख्त की चर्चा की गई है आर्टिकल 72 में। वहीं इसके बाद में एक आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आता है 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपको पता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 123 में उसकी चर्चा की गई है। उसके बाद में एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है 143 143, जिसपे राष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है किसी भी विषय पर। कुछ कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देता है, वो अपवाद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है तो यह सलाह राष्ट्रपति के लिए मानने के लिए बाध्य योग नहीं है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है क्या वह उसके मानने के लिए बाध्य है, नहीं है। क्या मना भी कर सकता है, सलाह नहीं पसंद आए, अच्छी बात है। इसके बाद में आ जाती है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अच्छा, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ दे कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, क्या उपराष्ट्रपति के पद के लिए उसको वेतन मिलता है, तो जवाब आएगा नहीं। कह दिया गया है आर्टिकल 63 में कि एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। उसके बाद में 64 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वह कार्य करेगा। उसको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, वो इस कार्य के लिए मिलता है कि वो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य कर रहा है। जो आपको लिए इंपॉर्टेंट याद रखने की आवश्यकता है कि 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है और उसके बाद में 64 में उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद में एक फिर केंद्र और राज्य की चर्चा हो जाती है। उसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। यहाँ पे एक ही साथ में लूँ या अलग अलग लूँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ, आर्टिकल तीन प्रधानमंत्री से बताऊँगा और 3 मुख्यमंत्री से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनसे कई बार विगत वर्षों में सवाल भी आए हैं, तो आपको याद करना जरूरी है और आप नीचे नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सब देखो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 74, 75, 76। आप इन तीनों आर्टिकल को घोट लो, ठीक है, मतलब याद कर लो बिल्कुल। और मुख्यमंत्री से संबंधित 163, 164, 165, 163, 164 और 165 की बात की गई है। देखो 74 में आपने राष्ट्रपति को पढ़ा, मतलब आपने जब विस्तार से राष्ट्रपति को पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिमंडल होगी, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। और वहीं 75 में कहा गया है कि उसका जो हेड होगा, मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। जो 75 में एक प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। उसका बाद 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये क्या होता है, ये एक तरीके से समझ सकते हैं सरकार का वकील होता है। सरकार की तरफ से जो भी मुकदमे होते हैं उनकी तरफ से ये लड़ता है, आप इसको वकील मान सकते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इसके बाद मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 163, 164, 165। 163 में कहा गया मंत्रिमंडल होगी। उसके बाद 164 में एक मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद 165 महाधिवक्ता। जो 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 भूमिका महान्यायवादी की प्रधानमंत्री में थी, वही भूमिका महाधिवक्ता की मुख्यमंत्री के लिए, कि वो भी राज्य का वकील के तौर पर काम करेगा। वो राज्य की तरफ से मुकदमे लड़ेगा या राज्य की तरफ से राज्य का बचाव करेगा। इसके बाद में 3 आर्टिकल फिर सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं, 79, 80, 81। इसमें देखो, इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ा कौन, संसद, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। तो 79 में संसद की बात की गई है, 80 में राज्यसभा की बात की गई है और 81 में लोकसभा की बात की गई है। आप इसको बिल्कुल याद कर लो। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 100। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है 100। इसमें कहा गया है निर्णायक मत
देने का अधिकार। अगर किसी भी कानून पर 50-50 हो जा रहा है तो 50-50 से याद कर सकते हो, 50-50-100। तो जो निर्णायक मत होगा वो कौन होगा, इसकी बात की गई है आर्टिकल 100 में बात की गई है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, वो है 108 संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सिटिंग, या राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी बात 108 में की गई है। यहाँ से कई बार सवाल आए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, वो आता है धन विधेयक 110। आर्टिकल 110 में बात की गई है धन विधेयक से संबंधित है। इसके बाद में 112 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो बजट से संबंधित है। लेकिन भारत के संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। वहाँ पे कहा गया कि वार्षिक वित्तीय क्या होगा, वार्षिक वित्तीय विधेयन, इसकी बात की गई है। इसके बाद में आर्टिकल 116 लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, किसी को पता है? देखो लेखानुदान का मतलब होता है जैसे कि आपकी शादी है, मान लिया, ठीक है, आपकी शादी में जो बजट था वो था 10 लाख रुपए का, लेकिन जो खर्चा हो गया वो 14 लाख का हो गया। जो 4 लाख है उसमें कहा गया कि लेखानुदान, मतलब बजट से ज़्यादा जिसकी चर्चा की गई लेखानुदान होता है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते हैं 168, 170, 175। ये 168 में कहा गया कि विधानमंडल की चर्चा की गई है, 170 में विधानसभा, 175 में विधान परिषद। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। यहीं से कई बार सवाल सीधा सा ही पूछ देता है, तो आपको याद करने की आवश्यकता है यहाँ से कि 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है और 175 में विधान परिषद की चर्चा की गई है और 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है। आपको आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहीं से कई बार सवाल आते हैं। और फिर से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फिर ला रहे हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित। यहाँ से जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ, और आप भी लिखते जाइए, क्योंकि यहीं से सवाल आने वाले हैं। इससे बाहर का मुझे नहीं लगता सवाल पूछेगा। अगर वो आपको मतलब किस्मत ही बेकार है और उसका भी एग्जामिनर का भी मन है कि आप फेल हो जाएं, तो फिर वो सवाल बनाएगा इधर उधर से आर्टिकल से, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके बाहर से सवाल आने वाले हैं। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित। देखो सुप्रीम कोर्ट 124 में कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होना चाहिए, गठन है। 164 में सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधित है, और 161 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार है 131 में बात की गई सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से संबंधित है। इसके बाद एक और आर्टिकल आ जाता है, वह है 148 CAG की नियुक्ति, केग, इसकी नियुक्ति हो गई 148 के तहत। ये 3 आर्टिकल हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट है, यही से सवाल आने वाला है। और अगला जो है हाई कोर्ट से संबंधित की बात की जाए तो 2 आर्टिकल याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, एक है 214, एक है 216। वही देखो इसमें कहा गया है कि 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा, मतलब हर एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और 216 में कहा गया है कि हाई कोर्ट का गठन होगा। ये दोनों आर्टिकल हैं, अच्छे हैं, समझ सकते हैं आपको। इसके बाद में एक टॉपिक है, वो है केंद्र राज्य संबंध संबंधित पे। इससे मुश्किल से 6 से 7 आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने चाहिए केंद्र राज्य संबंध संबंधित पे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 249 उसमें कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है जो केंद्र को है। मतलब केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कब बना सकता है? जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्य कहें कि भाई साहब मेरी राज्य सूची पर विषय कानून बना दो, या कुछ अन्य कारण, तब केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 249 में बात की गई है। वहीं 250 में भी केंद्र राज्य सूची के विषय पर अपना कानून बनाएगा। कब? आपातकाल के समय में। आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है।
वहीं 250 में आपातकाल के समय में एक स्थिति आ गई कि आपातकाल के समय में केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। इतना हो गया। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है 262, वो संबंधित है जल नदी या नदी जल विवाद से संबंधित है। एक नदी है भाई साहब, कई राज्यों से होकर गुजरी रही है, अगर उसमें कोई विवाद आ जाता है, पंजाब और हरियाणा वाला हमेशा ही बना रहता है, तो इस विषय पर जो विवाद है, जो इसका निस्तारण केंद्र करेगी, केंद्र कानून बनाएगी। इसके बाद में इसी के अटैच में आ जाता है 263, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात की गई है। इसके बाद में 280, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, आर्टिकल 280। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मेरे अनुसार, वो है जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि इसका ये 312, जिसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आप याद कर लो, ना याद हो तो लिख दो कहीं भी। नंबर 1 IAS, नंबर 2 IPS, नंबर 3 IFS। IFS फॉरेन सर्विसेज वाला नहीं है, हाँ फॉरेन सर्विसेज वाला है, फॉरेस्ट वाला नहीं है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये 3 हो गई जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके बाद में एक आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 315, जिसमें कहा गया है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इतने आर्टिकल हो गए जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, केंद्र और इससे संबंधित, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित और राज्य केंद्र से संबंधित। और इसमें से कुछ और ऐसे आर्टिकल हैं जो महत्वपूर्ण है, उनकी बात मैं करता हूँ। निर्वाचन आयोग की, अभी हाल ही में 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका रहती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही चुनाव कराता है, जिसकी चर्चा 324 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग होगा जो चुनाव कराएगा, जो कि मुख्यतः राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, शायद इन सब का चुनाव कराता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, मैं अगर कुछ करेक्शन हुआ तो मैं करूँगा, लेकिन शायद मुझे लगता है इन्हीं सब का चुनाव कराता है। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है 324, जिसमें राज्य भाषा, देखो यहाँ पे राज्य भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा हिंदी है। 343 याद कर सकते हो, 343 में राजभाषा हिंदी की चर्चा की गई है, और जो इसकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है, इतना हो गया। 343 में कहा गया कि भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। इसके बाद जो 3 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपातकाल से संबंधित। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 3 आपातकाल से संबंधित 3 आर्टिकल हैं, उसमें से 352, 356 और 360 है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है 352 में। उसके बाद में 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। इन सारे आपातकाल को अच्छी तरीके से फिर कहानी के साथ में अगले लेक्चर्स में आपको बताने का प्रयास करूँगा। और उसके बाद में जो आर्टिकल, एक और आर्टिकल आ जाता है, वो है 368, जिसमें संविधान संशोधन की बात की गई है, जो कि भाग कौन से भाग में है, भाग 20 में। ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में मुश्किल से ही इसके बाहर से सवाल नहीं आने वाला है, अगर आर्टिकल से ही बात करेगा तो। और मैं आशा करता हूँ आपने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बताए हैं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, और इन सब इन्हीं का रिवीजन करके जाइएगा और एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्वालिफाई कीजिएगा। और मैंने अपने इस वीडियो में मतलब प्रयास किया है कि आपको सही जितना भी अच्छी तरीके से समझा सकूं, आपको मैंने समझाया है। और इसी के साथ में अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, बाय।